हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग तीसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आरंभ इस समय बहुत ही गुस्से में था। केसर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। वो आंसू भरी आंखों से आरंभ को देख रही थी। इधर आरंभ गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ाया जा रहा था। कुछ देर बाद आरंभ ने एक झटके से कार रोकी। केसर का सर शायद डैशबोर्ड से ऑलमोस्ट टकराते टकराते बचा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आरंभ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। केसर आरंभ की आंखों में देख रही थी, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। केसर का दिल धक से रह गया। केसर पूरी तरह से आरंभ के ऊपर थे। दोनों के फेस एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसों को फील कर पा रहे थे। केसर धीरे से बोली, सॉरी। इतना बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी। आरंभ केसर को अपने इतना करीब करते हुए बोला, मना किया था ना हमने आपको, इजाज़त दी थी हमने आपको गाड़ी से बाहर आने की। बोलिए हुक्मरानी सा। केसर धीरे से बोली, ओ सॉरी हुकुम सा, वो आदमी पीछे से आपके ऊपर अटैक करने वाले थे तो हम डर गए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया। आरंभ केसर की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आपको लगा वो हमें मार देगा या फिर हम खुद को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए आप बिना कुछ सोचे समझे कार से उतर गई। ये सुनते ही केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे आरंभ से बहुत डर लग रहा था। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। आरंभ केसर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से से बोला, अंदाज़ा भी है आपको कि उस वक्त की मैं किस सिचुएशन में था। वो लोग हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए वहाँ आए थे। आरंभ की बात सुनते ही केसर ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, हमारे लिए? लेकिन हमने क्या किया है? आरंभ ने केसर के चेहरे को देखा, जो आंसुओं से भीगा हुआ था। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली। आरंभ अपना सर केसर के सिर से जोड़कर बोला, वो लोग आपको मारना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली हैं। हमारे दुश्मन नहीं चाहते हैं कि हमारा अंश इस दुनिया में आए, इसीलिए वो आपको मारना चाहते हैं। इतना बोलकर आरंभ केसर की आंखों में देखने लगा, जो अपनी खाली आंखों से उसे ही देख रही थी। केसर के हाथ अब आरंभ के सीने पर थे। वो आरंभ की बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। आरंभ की पकड़ केसर पर से फीकी पड़ चुकी थी। केसर अब भी शांत खड़ी थी। आरंभ ने केसर को छोड़ दिया। आरंभ स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, और के हुक्मरानी साहब बनना इतना आसान नहीं है। लोग उतना ही जानते हैं जितना उन्हें बताया जाता है, लेकिन सच हमेशा कुछ और ही होता है। एक दो लोग नहीं हैं जो हमारी जान के पीछे पड़े हैं या फिर हमारी सियासत के दुश्मन हैं हमारे, और उनमें से तो कुछ अपने ही हैं जो अपनों का नकाब पहनकर जान के दुश्मन बन बैठे हैं। बोलकर आरंभ ने केसर को देखा, जो चुपचाप अपना सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। आरंभ दोबारा बोला, अब भी वक्त है आपके पास, आप चाहे तो यहीं से वापस जा सकती है। हम आपको रोकेंगे नहीं और नहीं आपसे कोई सवाल पूछेंगे, लेकिन एक बार आप हमारी दुनिया में आ गए तो यकीन मानिए हम खुद भी आपको इजाज़त नहीं देंगे यहाँ से दूर जाने की। बोल के आरंभ ने केसर को देखा। वो केसर से जवाब का इंतज़ार कर रहा था। केसर ने अपना सिर उठाकर अपने लाल आंखों से आरंभ को देखा और धीरे से बोली, हम आपकी तरह राज परिवार में तो पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हम भी एक राजपूत है, और जब एक राजपूत युद्ध के मैदान में उतरता है तो फिर वो अपने कदम पीछे नहीं लेता। वो दोनों एक दूसरे की आंखों का देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक जैसा नूर था, एक जैसी तपिश, एक जैसी खुमारी। अलग नहीं थे दोनों एक दूसरे से। आरंभ केसर को अपनी गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, आपकी आज की रात हमारी होगी हुक्मरानी शाह। आज वो होगा जो उस दिन अधूरा रह गया था। आज आप हमारी होंगी, ये वादा है आरंभ प्रताप सिंह का। आज की रात के बाद आप चाह कर भी वापस नहीं जा पाएंगी। ये सुनते ही केसर ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, मानो खुद को आज की रात के लिए तैयार कर रही हो। आरंभ ने एक नज़र केसर को देखा और बिना कुछ बोले उसे अपनी कार राजमहल की तरफ बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी कार राजमहल के बाहर आकर रुकी।
आरंभ कार से उतरकर राजमहल के अंदर चला गया। केसर भी आरंभ के पीछे पीछे अंदर आई। अंदर सब आरंभ को इस हाल में देखकर परेशान हो गए। मल्हार ने पहले ही सबको हमले के बारे में बता दिया था। कोई कुछ बोलता या फिर पूछता उससे पहले ही आरंभ वहाँ से अपने कमरे की ओर जा चुका था। आराधना जी ने केसर को देखा। वो जल्दी से केसर के पास आकर बोली, आप ठीक तो हैं ना हुक्मरानी साहब? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बोलते हुए उन्होंने केसर को अच्छे से चेक किया। केसर अभी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकते हुए बोली, हम ठीक हैं मासा। आराधना जी केसर को अपने साथ ऊपर ले जाते हुए बोली, नहीं आप ठीक नहीं हैं, चलिए हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं, आप चलकर आराम कीजिए। बोलकर वो केसर को ऊपर के फ्लोर पर ले गई। केसर को कमरे के बाहर छोड़कर आराधना जी वहाँ से चली गई, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकती थी। केसर कमरे का दरवाज़ा खोलकर धीरे से अंदर आई। उसने पूरे कमरे को देखा, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। बस चांद की हल्की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। केसर के दिमाग में आज की सारी बातें घूम रही थी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। आरंभ की पकड़ केसर के पेट पर कस गई। आरंभ की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो केसर की गर्दन पर अपनी लंबी लंबी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके करीब जा रहा था। केसर की सांसें बेकाबू हो गई। उसके हाथ उसकी साड़ी में कस चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी में गूस बम्प आ चुके थे। आरंभ ने अपने एक हाथ से केसर के बाल को एक तरफ करते हुए उसकी खुली पीठ पर अपने होंठ रख दिए। केसर आह करके अपने लोअर लिप पर बाइट करते हुए उसने मौन किया और खुद को कंट्रोल करने लगी। वो अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से जोरों से गरजने की आवाज़ आई। बादलों की जोर से गरजने की आवाज़ सुनकर केसर एकदम से पीछे पलटकर आरंभ के गले लग गई। आरंभ ने केसर की लोअर बैक पर हाथ रखा और एक बार बालकनी की तरफ देखा, जहाँ अभी भी बारिश हो रही थी। बालकनी का स्लाइडिंग डोर अभी भी खुला हुआ था, जिससे हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। इस वक्त आरंभ का एक हाथ केसर की कमर पर और दूसरा हाथ केसर की पीठ पर था। आरंभ केसर की खुशबू में खो चुका था। आरंभ ने झुककर अपने होंठ उसके कंधों पर टिका दिए। केसर के मुंह से हल्की सी आह निकली और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आरंभ धीरे धीरे केसर की गर्दन पर किस किए जा रहा था। आरंभ की इस हरकत पर केसर बिल्कुल फ्रीज हो गई। केसर के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। केसर ने एकदम से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी सांसें अब गहरी होने लगी थी। उसे एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी उसे आरंभ के करीब आने से हो रही थी। केसर ने आरंभ के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर किया। वो अभी आरंभ से दूर जा पाती उससे पहले ही आरंभ ने उसकी कलाई पकड़ ली। केसर की आंखें बंद थीं। उसकी पीठ आरंभ की तरफ थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी आरंभ ने एक झटके से उसे अपने करीब खींचा। केसर के दोनों हाथ आरंभ के सीने पर चले गए। वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। आरंभ उसके चेहरे पर झुककर अपनी सेलेक्टिव वॉइस में बोला, कैन आई मेक यू माइन? बोलते हुए आरंभ की नज़र केसर के होठों पर थी। क्या हुक्म सा उससे इजाज़त मांग रहे थे? कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी? अगर ये सच में एक सपना है तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सपना होने वाला था। केसर की नज़र शर्म के मारे झुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, मानो उसके शरीर का पूरा खून उसके चेहरे पर जमा हो गया हो। यह देखकर आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए। आरंभ ने आगे बढ़कर अपने होठ केसर के होठ पर रख दिए। केसर की पकड़ एकदम से आरंभ के शर्ट पर कस गई। कुछ पल तक तो केसर को समझ ही नहीं आया अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल आरंभ के गर्म होठों को अपने होठों में महसूस करके उसका शरीर अंदर तक कांप उठा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आरंभ के कंधे को कसकर पकड़ लिया। आरंभ ने
एक हाथ से केसर की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था और उसे खुद से चिपका लिया। दोनों के शरीर में एक अलग सी सेंसेशन फील होने लगी। आरंभ ने केसर को वॉल से लगा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए फोर्सफुली उसे किस करने लगा। आरंभ की हरकत से केसर की आंखें मदहोशी से बंद होने लगी। वो भी आरंभ के होठों की छुअन को महसूस करने लगी और उन एहसासों में खो सी गई। ये एहसास उसके लिए बेहद नया था। आरंभ धीरे धीरे केसर को पैशनेटली किस कर रहा था। दोनों की आंखें बंद थी। आरंभ की नज़दीकियाँ देखकर केसर की धड़कनें तेज हो गई। थोड़ी देर बाद जब केसर की सांसें उखड़ने लगी तो आरंभ केसर से दूर हुआ और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर खड़ा हो गया। दोनों की सांसें उखड़ रही थी जिसे काबू करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर रहे थे। आरंभ ने केसर के चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे किया और गौर से उसकी खूबसूरती चेहरे को निहारने लगा। केसर का वो छोटा सा गोल चेहरा जो अभी किसी पके टमाटर की तरह हो गया था। केसर की झुकी पलकें और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके होठों के आसपास सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ अपने एक हाथ से केसर के गालों को सहला रहा था। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय कैसे रिएक्ट करे। आरंभ अपनी सेलेक्टिव वॉइस में बोला, अपनी आंखें खोलिए हुक्मरानी सा। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें आरंभ की काली गहरी आंखों से जा मिली। केसर ने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। आरंभ उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देख रहा था। केसर आरंभ को इस तरह देखकर काफ़ी घबरा गई। आरंभ ने केसर को एफर्टलेसली अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। केसर ने भी अपना चेहरा आरंभ के सीने में छुपा लिया। वहीं बेड पर आराम से लेटाकर आरंभ केसर ने शर्म के मारे पलटते हुए अपना चेहरा बेड में छुपा लिया। आरंभ की नज़र केसर की गोरी पीठ पर थी। आरंभ अपनी शर्ट उतारते हुए केसर को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा था। आरंभ की आंखों में पैशन और केसर को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। आरंभ ने अपनी शर्ट वहीं बेड के पास गिरा दी और वो केसर के ऊपर आ गया। आरंभ का एक हाथ केसर की खुली कमर पर था और वो उसे हल्का हल्का सहला रहा था। आरंभ अपनी उंगलियों से केसर के गर्दन को सहलाते हुए नीचे की ओर आया और उसने एक झटके से केसर के ब्लाउज की डोर को खींचकर नीचे गिरा दिया। केसर की सांसें उसके हलक में ही अटक गई। केसर की पकड़ बेडशीट पर एकदम से कस गई और उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली। आरंभ की गर्म सांसें उसे होश खोने पर मजबूर कर रही थी। आरंभ के होठ केसर से कंधे से लेकर के उसके गर्दन पर हर जगह हरकत कर रहे थे। केसर लंबी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आरंभ ने केसर को पलटते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए गर्दन से नीचे की ओर आ गया। केसर के हाथ खुद ब खुद आरंभ के सीने पर पहुंच गए। केसर आरंभ की वेल मेंटेन्ड बॉडी और उसके सिक्स पैक एब्स और थाई मसल्स को साफ साफ महसूस कर पा रही थी। उसे महसूस करते ही केसर के गाल लाल हो गए और वो अपनी नज़रें चुराने लगी। आरंभ ने उसे नर्वस होते देखा तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने केसर के चिन को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर किया। केसर ने घबराई आंखों से आरंभ को देखा। ये रास्ता उसने खुद ही चुना था। अब कोई वजह नहीं थी उसके पास आरंभ से दूर जाने की। आज रात क्या होने वाला था, ये सोचते हुए ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे आरंभ भी सुन पा रहा था। आरंभ ने ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे सरकाया जिससे केसर की गोरी स्किन उसके सामने आ गई। केसर को इस हालत में देख आरंभ की सांसें तेज हो गई। इस नए एहसास को महसूस करते हुए केसर ने बेडशीट को पकड़ लिया। आरंभ के होठ अब केसर के कंधों से लेकर उसके सीने और ब्लोसम पर चल रहे थे। वो उसे कभी शक करता तो कभी उसे बाइट करता। आरंभ की गर्म सांसें उसे होश में रहकर मदहोश कर रही थी। आरंभ के हाथ अब केसर के थाइस के ऊपर से
उसके अंदर की ओर जा रहे थे। कुछ देर तक उसे स्वीट टर्टल करने के बाद आरंभ ने उसके ऊपर से उसकी साड़ी को अलग कर दिया। उसके ऐसा करते ही केसर की सांसें एकदम से भारी होने लगी। केसर आरंभ की इंटेंस नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। यह सोचकर कि आज वह पूरी तरह से आरंभ की हो जाएगी, उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। कुछ ही पल बाद दोनों के कपड़े उनके बदन से अलग होकर बिस्तर के नीचे बिखरे पड़े हुए थे। दोनों के ऊपर एक पतली सी कंबल थी और वो दोनों कंबल के अंदर पसीने से भीग चुके थे। केसर की दर्द भरी मीठी सिसकियाँ आरंभ के कानों में किसी म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। जहाँ एक तरफ बाहर जोरदार बारिश हो रही थी तो वहीं आरंभ और केसर एक दूसरे की बाहों में पसीने से लथपथ सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो चुके थे। करीब आधी रात को केसर इस वक्त आराम से बेड पर सो रही थी। उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंकेट था और ब्लैंकेट के अंदर उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। उसके चेहरे से उसकी थकावट साफ नजर आ रही थी। आरंभ उसके बगल में बैठा हुआ था, सामने बिना किसी एक्सप्रेशन से वो उसे ही देख रहा था। तभी अचानक केसर ने पलटकर आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आरंभ की नज़र केसर की तरफ चली गई। आरंभ की आंखें, जिसमें अब तक कोई इमोशन नहीं था, वो अब पूरी तरह से इमोशन से भरी हुई थी। आरंभ अपनी सॉफ्ट नज़रों से केसर को ही देख रहा था, जिसके लंबे बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। आरंभ ने झुककर केसर के माथे को अपने होठों से छू लिया। केसर नींद में हल्का सा कसमसाई और वो आरंभ के हाथ को अच्छे से पकड़कर सो गई। उसकी इस हरकत पर आरंभ के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। आरंभ धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि खुद को किसी के इतना करीब आने दूंगा। अपने आसपास एक दीवार बना रखी थी हमने, लेकिन आज आपने वो हर दीवार तोड़ दी, हर उस दायरे को मिटा दिया जिसे हमने अपने अपनों के लिए बना रखा था। बोलकर वो बिल्कुल शांत हो चुका था। तभी अचानक आरंभ का फ़ोन बजा। आरंभ ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और कॉल पिक करके बोला, व्हाट। दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हुक्म शाह, मुंबई जाने की तैयारी हो चुकी है, हमें अभी निकलना होगा। आरंभ एक नज़र सो रही केसर को देखकर बोला, हम आ रहे हैं। बोलते हुए उसने अपनी नज़र केसर से फेरी। केसर ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी न्यूड थी और उसमें बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे से बोली, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। केसर धीरे से उठकर बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली और ब्लैंकेट के अंदर अपनी पूरी बॉडी देखी। उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट के निशान थे। ये देखते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। केसर हेड रेस्ट से अपना सिर टिकाकर आराम से बैठ गई। उसे कल रात की सारी बातें एक एक कर याद आ रही थी। वो सब याद आते ही केसर का चेहरा एकदम से खिले हुए गुलाब की तरह हो गया। फिर केसर ने जैसे ही अपने कदम ज़मीन पर रखे और जैसे ही खड़े होने की हुई, तभी उसके पैर एकदम से लड़खड़ा गए। केसर वापस से बेड पर बैठ गई। उसे अब अपने निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे दर्द को बर्दाश्त करके और वॉल का सहारा लेकर वो बाथरूम के अंदर गई। केसर ने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ी हो गई। गर्म पानी की बूंद का एहसास पाकर केसर की आंखें अपने आप बंद हो गई। गर्म पानी से काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था उसे। इस वक्त केसर की पूरी बॉडी आरंभ की महक आ रही थी। कुछ देर बाद केसर टॉवेल लपेटकर बाहर आई। उसकी नज़र एकदम से बिस्तर की तरफ चली गई, जहाँ ब्लड स्टेन लगा हुआ था। ये देखकर केसर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वो क्लोसेट के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक नई बेडशीट थी। उसने जल्दी से बेडशीट चेंज की और उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया।
थोड़ी देर बाद केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके गर्दन पर जगह जगह पर वाइट मार्क्स थे जो कि उसे आरंभ ने दिए थे। केसर ने कंसीलर से सारे मार्क्स हाइड किए और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने सुबह से आरंभ को नहीं देखा था। जब से वो सोकर उठी थी तब से वहाँ पर आरंभ उसके पास नहीं था। केसर जैसे ही नीचे पहुंची उसे आदित्य जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। केसर एकदम से अपनी जगह पर रुक गई। उसने सामने देखा जहां एक आदमी आदित्य जी के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था। अनामिका जी सोफे से उठते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं आदित्य जी? आरंभ ऐसे बिना बताए मुंबई कैसे जा सकते हैं, वो भी तब जब उसकी नई नई शादी हुई है? आराधना जी आगे आते हुए बोली, माँ शायद उन्हें कुछ काम आ गया होगा इसीलिए वो ऐसे बिना बताए चले गए। आप तो जानती हैं ना उनका सारा बिजनेस तो मुंबई में ही है। आदित्य जी उनकी बात बीच में काटते हुए बोले, हमने आप दोनों से पहले ही कहा था कि इस लड़के से उम्मीद लगाना ही गलत है। इन्हें खुद के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। बोलते हुए उसकी नज़र केसर की तरफ चली गई। आदित्य जी केसर के सिर पर हाथ फेर कर वहाँ से चले गए। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं केसर की आंखें नम हो गई थी। क्या आरंभ सच में जा चुका था? हाँ, उसने उससे कुछ कहा नहीं था लेकिन वो जाने की बात तो कर रहा था। मतलब कि कल रात, क्या ये रात बस सब उनके फर्ज के लिए था? इस रात का कोई वजूद नहीं था क्या? कल जो उनके बीच हुआ वो कुछ नहीं था? वो अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि उसे माया जी की आवाज़ आई जो उससे कह रही थी, हुक्मरानी सा आप हुक्म शाह के साथ क्यों नहीं गई? केसर अपनी खाली आंखों से उन्हें देखने लगी। मधु जी उनके पास आकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुक्म शाह ने आपको भी इसके बारे में ना बताया हो? माया जी केसर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब हमारा पति पत्नी वाला रिश्ता का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर वालों की तरफ उनकी नज़र में भी आप भी कोई इज्जत न हो? केसर की किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और ना बोले। आराधना जी गुस्से से बोली, बाई सा ये आप कैसी बातें कर रही हैं हुक्मरानी सा से, और किसने हक दिया है आपको उनके रिश्ते पर सवाल उठाने का? आरंभ अभी है आपको कि आप राजस्थान के हुक्म शाह के रिश्ते पर सवाल उठा रही हैं। माया जी नकली हंसी हंसते हुए बोली, क्या गलत कहा हमने भाभी साहब? जो सच है वही तो कह रहे हैं हम। शादी किन हालातों में हुई और किन रिश्तों और किन शर्तों पर हुई, ये बात राजमहल में रहने वाले नौकर तक जानते हैं। आपने और मासा ने हुक्म की शादी के लिए मजबूर किया। किस्मत से इतनी खूबसूरत बीवी भी ढूंढ कर ला दी उन्हें, लेकिन क्या फ़ायदा इतनी खूबसूरती का जब वो अपने पति का दिल ही नहीं मोह पाई? इसका मतलब तो यही है ना कि यह लड़की ही खोट है। आराधना जी गुस्से से बोली, बस करो बाईसा, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक औरत होकर किसी दूसरी औरत की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? माया जी कुछ कहती उससे पहले अनामिका जी गुस्से से बोली, बहुत हो गया तुम लोगों का। आप इस घर की बेटी हैं माया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपकी बदतमीजी को बर्दाश्त करेंगे। अनामिका जी केशर को एक नज़र देखकर, हमारे यहाँ जो सम्मान बेटियों को दिया जाता है वही सम्मान इस घर की बहू को भी दिया जाता। इस घर की बहू पर सवाल उठाकर गलती की है आपने, इसीलिए अभी केसर से माफ़ी मांगी है। ये सुनकर सब हैरानी से अनामिका जी को देख रहे थे तो कभी माया जी को। माया जी गुस्से से बोली, माफ़ी? वो भी इस लड़की से? कभी नहीं, जिसका ना तो परिवार का पता है और ना ही खानदान का। न जाने किसका गंदा खून है वो। बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली गई। माया जी की इतनी कड़वी बात केसर अब और नहीं सुन सकती थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए वहाँ से चली गई। आराधना दी उसके पीछे जाने को हुई तो
अनामिका जी उन्हें रोक दिया। वहीं मधु जी जो कब से ये सब देख रही थी, वो आराधना जी से बोली, वैसे बाईसा ने बिल्कुल सही कहा, ना खानदान है, न नाम है और ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने उस लड़की को अपने सर पर चढ़ा रखा है भाभी सा। आराधना जी उन्हें घूरते हुए बोली, अपने हद में रहिए देवरानी सा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मधु जी जल्दबाजी में बोली, अरे अरे भाभी साहब, आप तो बुरा मान गए। वैसे क्या है ना, आपको बुरा मानना भी चाहिए। बहुत सपने सजाए हैं ना, अपने हुक्म शाह के अंश के लिए संभाल कर रखिए अपने सपने को, कहीं टूटकर बिखर न जाए। बोलकर वो वहाँ से चली गई। वहीं मधु जी की बात सुनकर आराधना जी धम्म से सोफे पर बैठ गए और उन्हें अपने सर पर हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रजापति घर में शिखा जी परेशान होते हुए बोली लावण्या से, अरे लावण्या, ये तो क्या बोल रही है, तुझे कुछ पता भी है या नहीं? केसर का रिश्ता लेकर खुद बड़ी रानीशा और रानीशा की माँ आई थी। मेरे लिए तो वो केसर लॉटरी का टिकट है। हुक्म शाह की शादी केसर से करवाने के लिए मैंने उनसे बहुत बड़ी कीमत ली है। लावण्या आई रोल करते हुए बोली, सो वॉट मॉम, वो मैटर नहीं करता। उस केसर को हुक्म शाह की पत्नी बनना था तो वो अब बन चुकी है, और मैं तो हुक्म शाह के करीब जाना चाहती हूँ, उनकी खास बनना चाहती हूँ। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। इधर राजस्थान से दूर मुंबई में एक बिल्डिंग जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सिंह अंपायर लिखा हुआ था, उस बिल्डिंग के अंदर मीटिंग रूम में एक मीटिंग चल रही थी और वहाँ मौजूद सारे एम्प्लॉय की हालत ख़राब थी। डर की वजह से सबके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उस मीटिंग रूम में बैठा आरंभ सबको अपनी गहरी काली आंखों से घूर रहा था। मुंबई आते ही उसने सबकी क्लास लगा दी थी। तभी एक आदमी आरंभ से बोला, मिस्टर सिंह, जब आपने इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी तो ये सब कैसे हो गया? सिर्फ आपकी वजह से पिछले एक हफ्ते का काम बंद है। इसका मतलब समझते हैं आप कितना नुकसान हुआ है हमारा? आरंभ ने हमें आदमी की तरफ देखा और बड़े आराम से चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ हाँ मिस्टर राजवीर महावन, क्या आपने कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए? वो क्या है ना, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन ये बातें आपको कहाँ समझ आएगी? आरंभ की बात सुनकर राजवीर का मुंह बंद देखने लायक हो गया था। आरंभ ने अपने सामने बैठे मिस्टर अधिराज सिसोदिया को देखा, जो लगभग आदित्य जी के उम्र के थे। आरंभ ने मिस्टर सिसोदिया से बोला, मिस्टर सिसोदिया, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके एम्प्लॉय अपनी आवाज़ हमारे सामने ऊंची करें। कहीं ऐसा न हो कि आवाज़ ऊंची होने से पहले ही दब जाए। बोलते हुए आरंभ ने एक नज़र राजवीर को देखा, जो हैरानी से उसे देख रहा था। ये देखकर आरंभ तिरछा मुस्कुरा दिया। मिस्टर सिसोदिया राजवीर को घूरते हुए आरंभ से बोले, मिस्टर सिंह, राजवीर की बदतमीजी के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आरंभ बहुत आराम से बोला, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर सिसोदिया, क्योंकि माफ़ी अब कोई और मांगने वाला है। मेरे गैर हाजिरी में मटेरियल चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मिस अवनी सिसोदिया की। बोलते हुए आरंभ ने अपनी दूसरी तरफ बैठी अवनी को देखा, जो इस वक्त अपना सर नीचे झुकाए बैठी थी। आरंभ ने अपनी तेज आवाज़ में बोला, मिस सिसोदिया, हमने आपको सारा काम बहुत अच्छे से समझाया था, पर आप तो इतना सा काम भी नहीं कर पाई। आपने अपनी पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से की है ना, और जहाँ तक हमने आपकी तारीफ़ सुनी है, आई एम सो सॉरी मिस सिसोदिया, पर हमें तो आप में ऐसी कोई क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। आरंभ की बात सुनते ही अवनी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ गुस्से से बोला, मिस सिसोदिया, जिस पोजीशन पर आप हैं और जो कुर्सी आपको मिली है, वो सिर्फ आपको आपके बड़े पापा मिस्टर अधिराज सिसोदिया की वजह से मिली है। ये आपकी काबिलियत नहीं है, पर जिस पोजीशन और जिस कुर्सी पर हम इस वक्त बैठे हैं, वो हमें किसी का बेटा, भाई या दोस्त होने की वजह से नहीं मिली है, बल्कि खुद की मेहनत, लगन और काबिलियत से हमने ये कमाई है। मिस्टर सिसोदिया, जो अब तक चुप है, उसने आरंभ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अलग ही गुरूर नजर आ रहा था। आरंभ अपने जगह से उठते हुए बोला, अब आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें जो कहना था वो हम सब कह चुके हैं।
बोलकर वो वहाँ से निकल गया। मल्हार भी उनके पीछे वहाँ से निकल गया। आरंभ जैसे ही अपना केबिन में आया, उसका हाथ गलती से एक शोपीस पर लग गया। वो शोपीस काफ़ी सर्फ था, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून आने लगा। अनजाने में आरंभ के हाथ उसके सीने पर चले गए, जो इस वक्त बेकाबू होकर धड़क रहा था। आरंभ धीरे से बोला, केसर, जोधपुर राजमहल। केसर बेड से टिककर जमीन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में कांच के टुकड़े लगे थे, जिसे उसे अपनी कलाई से लगा रखा था। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अपने हाथ की तरफ देख रही थी, जहाँ से अब धीरे धीरे खून आने लगा था। वो अपने होश में नहीं थी। वो क्या कर रही थी उसमें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। उसके कान में बस सबकी बातें घूम रही थी। केसर धीरे से बोली, सॉरी, पर हमसे नहीं हो रहा। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो अभी कुछ कर पाती उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से कांच के टुकड़े छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया। केसर अपनी आंसू भरी आंखों से आराधना जी को देखने लगी। आराधना जी गुस्से से बोली, ये क्या करने जा रही थी आप? अंदाज़ा भी है आपको? अगर आपको कुछ हो गया तो हम हुक्म शाह को क्या जवाब देंगे? बोलकर उन्होंने केसर को अपने सीने से लगा। केसर का पूरा शरीर कांप रहा था। वो रोते हुए बोली, सॉरी, लेकिन बुआ का सच ही तो कह रही थी। ये शादी एक समझौता ही है। ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है। शी नेवर क्रेव्ड फॉर एनीथिंग इन हर लाइफ, बट शी विल डाई फॉर सीइंग अ सिंगल ग्लिम्स ऑफ हिम। आराधना जी केसर की पीठ सहलाते हुए बोली, नहीं केसर, ऐसा कुछ नहीं है। हम पर यकीन है ना आपको? और हुक्म शाह को हम जानते हैं। उन्हें वो ऐसे आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ज़रूर कोई बात होगी। केसर आराधना जी से अलग होकर बोली। उन्हें अपने आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, मासा, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी ये शादी उनके लिए एक समझौता ही है। हम सिर्फ एक बोझ हैं उन पर। बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आराधना जी ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके हाथ में कुछ नहीं था। आराधना जी ने केसर के आंसू साफ किए और उनसे बोली, आप जानती हैं हमारे आरंभ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर उस गुस्से के पीछे भी उनकी टेंशन, उनकी फ़िक्र छुपी होती है। वो कभी भी अपनी फीलिंग आपको नहीं कहेंगे, बल्कि आपको खुद से समझना पड़ेगा। केसर, जो उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी, उसने आगे बढ़कर अपने सर को उनकी गोद में रख लिया। आज जो हुआ उसके बाद वो बिल्कुल थक चुकी थी, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटली भी। आराधना जी केसर के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, केसर, आगे चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, आप बस अपना सब्र कभी मत खोना, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। और सब्र से काम लोगी तो सारी चीज़ें एक दिन आपके मुताबिक चलने लगेगी। कुछ देर बाद आराधना जी ने केसर को देखा, जो उनकी गोद में अपना सर रख किसी बच्चे की तरह सो रही थी। इधर मुंबई में आरंभ अपने केबिन में बैठकर केसर के बारे में सोच रहा था। उसके आसपास न होते हुए भी केसर अब उसे इफ़ेक्ट करने लगी थी। वो ना तो अपने काम पर फोकस कर पा रहा था और ना ही अपने दिल को समझ पा रहा था। तभी एकदम से केबिन का दरवाज़ा खोलकर मल्हार केबिन के अंदर आया। हुक्म शाह, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। बोलते हुए उसने आरंभ को देखा। वहीं मल्हार की बात सुनकर आरंभ की आंखें लाल हो गई। आरंभ अपना सिर उठाकर मल्हार को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, खामोशी नहीं आ रही, लगता है अब धमाका करना ही पड़ेंगे। कुछ देर बाद आरंभ और मल्हार कार में थे। आरंभ की कार बैक सीट पर बैठा हुआ था और मल्हार ड्राइव कर रहा था। उनकी कार के पीछे लगभग 10 कारें थीं, जिनमें उनके बॉडीगार्ड्स थे। 1 घंटे के बाद उनकी कार मुंबई के एक बंदरगाह के पास आकर रुकी। मल्हार ने जल्दी से उतरकर उस गाड़ी का डोर ओपन किया। आरंभ अपने कोट के बटन लगाते हुए कार से उतरा। तभी उसके आसपास बॉडीगार्ड ने करवट कर लिया। आरंभ एक तरफ से गया जहां कुछ लोग ज़बरदस्ती उन्हें रखा गया था। सब उनके जाने के लिए रास्ता खाली करके किनारे हो गए। कोई भी उनके आगे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आरंभ के बॉडीगार्ड ने कुछ ही पलों में उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था।
आरंभ एक आदमी के पास जाकर रुका। उस आदमी की पीठ आरंभ की तरफ थी। आरंभ तेज आवाज में बोला, क्या बात है अमर प्रताप सिंह उर्फ चाचा सा, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? बोलते हुए आरंभ अपने सामने खड़े अमर प्रताप सिंह को देख रहा था। अमर प्रताप सिंह आदित्य प्रताप सिंह के छोटे भाई और मधु के पति, जिन्हें आज से 10 साल पहले आरंभ ने राजमहल से धक्का मारकर निकाल दिया था। अमर आरंभ को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पर रोकने की? यह हमारा इलाका है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। आरंभ हल्का सा हंसकर बोला, गलतफहमी है तुम्हारी। शेर जहाँ अपने कदम रखता है वो जगह उसकी हो जाती है। जरा अपनी चारों तरफ नज़रें घुमा कर देखो। हमारा एक इशारा और वहाँ तुम्हारे आदमियों की रूह उनके शरीर से अलग। अमर ने चारों तरफ देखा। उसके सारे आदमी इस वक्त आरंभ की कैद में थे। उन सभी के सिर पर गन पॉइंट किया गया था। बस देर थी तो आरंभ के एक इशारे की और फिर सारा खेल खत्म। आरंभ अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डालकर अमर से बोला, कोशिश अच्छी की थी हुक्म रानी साहब को मारने की, लेकिन अफसोस तुम ये भूल गए कि हम हमारे लोग और हमारी चीज़ों के लिए हम कितने पॉजिटिव है, और यहाँ तो बात हमारी बीवी की है। अमर आरंभ के सामने जाकर उसकी आंखें देखकर बोला, क्या बात है हुक्म शाह, आपकी आंखें हमें हुक्म शाह के लिए जज्बात नज़र आ रहे हैं। संभाल कर रखिए इन जज्बातों को उस वक्त के लिए जब हम अपनी आंखों के सामने आपकी बीवी की चिता को आग लगाएंगे। उसने अभी तक इतना कहा ही था कि उसे अपने गले पर आरंभ की तेज पकड़ का एहसास हुआ। आरंभ ने अमर को वहीं एक दीवार से लगा दिया। उसकी पकड़ हर बीतते पल के साथ अमर के गले पर कसती ही जा रही थी। आरंभ का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था और वो इस वक्त किसी खतरनाक सनकी से कम नहीं लग रहा था। आरंभ दांत पीसते हुए बोला, उनकी तरफ उठने वाली हर नज़रों को हम नोच लेंगे। कान खोलकर सुन लो हमारी बात अमर प्रताप सिंह, जिस दिन हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई उस दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ऐसा बोलकर आरंभ ने उसे धक्का दे दिया। अमर वहीं जमीन पर जा गिरा और जोर जोर से खांसने लगा। वो अपनी लाल आंखों से आरंभ को घूर रहा था। वो अभी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। आरंभ अमर को घूरते हुए बोला, तुम्हें जो करना है वो तुमने कर लिया, अब हमारी बारी है। बस कल तक का इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि आरंभ प्रताप सिंह से उलझने का क्या नतीजा होता है। आरंभ अब वहाँ एक पल और रुका नहीं और वहाँ से चला गया, वरना वो अभी क्या कर देता उसे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था। कुछ देर बाद कार में आरंभ अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर केसर को सोते हुए देख रहा था। कमरे की डिम लाइट में वो बहुत सुंदर लग रही थी। आरंभ को पता नहीं चला जब केसर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी कुछ देर पहले जो गुस्सा उसकी आंखों में था वो बस उसकी एक झलक देखने से ही हवा हो गया। उसे पता नहीं था कि ये कौन सा इमोशंस है जो उसे बार बार केसर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो भी हो उसे सुकून महसूस हो रहा था केसर के पास रहने से। जस्ट बाय सीइंग हर हिज Jesus feeling mind relaxed for him. She is that peace which is only belong to him. अचानक उसे कुछ याद आया। वो अपने आप से बोला, यह इस वक्त क्यों सो रही है, कहीं इनकी तबीयत तो खराब नहीं। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने कल रात का नज़ारा घूम गया, लेकिन अफसोस यह उसके हाथ में नहीं था। उसे केसर पर हुए हमें का जवाब देना था। जब तक वार उस पर थे वह शांत था, लेकिन अब बात यहाँ केसर की थी। आरंभ अपने सर पर हाथ रखकर बोला, कहीं इनकी हालत हमारी वजह से तो खराब नहीं हो गई। हमें इन्हें ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब तक जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी अब वो केसर की फिक्र में बदल चुकी थी। वही मल्हार जो कब से रिव्यू मिरर से आरंभ को ये सारी हरकतें करते हुए देख रहा था, वो अपने आप से बोला, लगता है हुक्म शाह का गुस्सा उनके सिर पर चढ़ गया है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी हरकतें कर रहे हैं। तभी आरंभ की आवाज़ उसके कान में पड़ी, जिसे सुन मल्हार हड़बड़ा गया। आरंभ के गंभीर स्वर में बोला,
हुक्मरानी शाह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है मल्हार। आप आज ही जोधपुर वापस जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी गैर हाजिरी में उन पर कोई खतरा मंडराए। मल्हार परेशान होते हुए बोला, लेकिन हुक्म शाह, हम आपको यहाँ छोड़कर अकेले नहीं जा सकते। आरंभ मल्हार को घूरते हुए बोला, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। आज ही रात आप वापस जा रहे हैं और यह हमारा आखिरी फैसला है। रात का वक्त केसर की नींद बिजली कड़कने की आवाज़ से एकदम से खुल गई। वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसकी नज़र बालकनी की तरफ चली गई। बाहर शायद तूफान आया हुआ था। केसर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, तूफान को भी आज ही आना था। एक तो ऐसे ही हमें इतने बड़े कमरे में अकेले सोना है, वो भी अंधेरे में, और लगता है बची कुची कसर ये तूफान आज पूरी कर देगा। केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन उसे बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर डर लग रहा था। केसर ने नाइट स्टैंड की तरफ देखा, वहाँ पानी भी नहीं था। वो अपने पेट पर हाथ रख बोली, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और भूख भी लगी है। बोलकर वो बिस्तर से उठ गई और अपने कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधे नीचे गई और वो किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में जाकर उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। उसने जल्दी से फ्रिज से ब्रेड और बटर निकाला और फिर एक प्लेट लेकर तुरंत बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। वो जल्दी जल्दी खा रही थी। केसर खाते हुए बोली, भूख तो हम पहले भी कई बार सोए हैं, फिर आज हमें क्यों भूख लग रही है इतनी। इतना बोलते ही एकदम से उसे खांसी आ गई। तभी आदित्य जी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, आराम से बच्चा, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खाते। बोलकर उन्होंने केसर को पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वो केसर को देखकर बोले, यू आर ओके। केसर धीरे से बोली, थैंक यू बाबा साहब, हम आगे से ध्यान रखेंगे। बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। आदित्य जी केसर के सिर पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। केसर भी जल्दी से अपना खाना खत्म करके अपने कमरे की तरफ चली गई। केसर जैसे ही कमरे में अपना फ़ोन आया, केसर ने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिस पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। केसर धीरे से बोली, इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है। बोलते हुए उसने कॉल आंसर किया। केसर बिस्तर पर बैठकर धीरे से बोली, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसे बस किसी की सांसों की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। केसर ने एकदम से बालकनी की तरफ देखा। केसर की पकड़ उसके फ़ोन पर कस गई। वो काँपती हुई आवाज़ में बोली, हुक्म शाह। बोलते हुए उसकी धड़कनें बुरी तरह से शोर मचा रही थी। दूसरी तरफ से आरंभ कुछ पर रुककर बोला, इसके आगे दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों तरफ से एक अजीब सी खामोशी थी जो सुकून भी दे रही थी और बेचैन भी कर रही थी। आरंभ धीरे से बोला, आप ठीक तो है ना? हमारा मतलब आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ये सुनकर केसर कन्फ्यूज़ हो गई। वो धीरे से बोली, दर्द? इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गई, मानो उसे कुछ याद आया हो। आरंभ की बात का मतलब समझते ही केसर का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वो पूरी की पूरी टमाटर लग रही थी। इधर आरंभ की नज़र लैपटॉप पर टिकी हुई थी। वो केसर के इस रिएक्शन को देखकर मुस्कुरा दिया। वो धीरे से बोला, सिली गर्ल। वो अभी सोच ही रही थी कि आरंभ के सवाल का क्या जवाब दे। उससे पहले ही उसे दूसरी तरफ से आरंभ की आवाज़ सुनाई दी। आरंभ लैपटॉप स्क्रीन पर केसर को देखते हुए बोला, अब तक सोई क्यों नहीं? आई मीन आप रात के 1 बजे क्यों जग रही हैं? केसर ने एक नज़र बालकनी की तरफ देखी और फिर गंभीर से बोली, वो शायद बाहर तूफान आया हुआ है, बिजली भी कड़क रही है, हमें डर लग रहा है। आरंभ कुछ पल रुक कर बोला, ओके, जस्ट गो टू बेड। केसर बिना कुछ बोले बेड पर लेट गई। उसने फ़ोन अभी भी अपने काम से लगाया हुआ था। आरंभ धीरे से बोला, नाउ क्लोज योर आइज़। केसर आराम से कुछ बोलने को हुई ही थी कि आरंभ दोबारा से बोला, बस अब हमें कुछ नहीं सुनना, अपनी आंखें बंद कीजिए, हम हैं आपके पास। ये सुनते ही केसर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बस आराम से लेटी रही। इधर आरंभ की नज़र केसर पर ही टिकी हुई थी।
वो फ़ोन पर केसर की सांसों की आवाज़ सुन रहा था। वहीं केसर को पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें लग गई। अगली सुबह जब केसर की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधे अपने फ़ोन पर गई। वो अपने फ़ोन को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। केसर जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया, कॉल अभी भी कनेक्ट था। केसर ने अपना फ़ोन कान पर लगाया, तभी दूसरी तरफ से आरंभ बोला, गुड मॉर्निंग हुकुम राशिनी शाह। केसर धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग हुकुम शाह। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, और कुछ? केसर मासूमियत से बोली, आप पूरी रात कॉल पर थे क्या? आप जग रहे थे? ऐसा बोलते हुए केसर ने अपने होठों को बाइट किया। आरंभ अपनी शर्ट की बटन लगाते हुए बोला, ऑफिस का कुछ काम था इसीलिए जग रहा था। ऐसा बोलते हुए उसने एक बार लैपटॉप की तरफ देखा जिसमें उसके कमरे की फुटेज चल रही थी। आरंभ केसर के हर छोटे से छोटे रिएक्शन को देख पा रहा था। उसकी नज़र केसर के होठों पर थी जिसे वो बार बार बाइट कर रही थी। ये देख आरंभ की आंखें बिल्कुल थम चुकी थी। वो पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को ऐसे देख रहा था, वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी खुद की बीवी को। आरंभ को केसर और अपनी पहली किस याद आ गई जब उसने पहली बार उसके सॉफ्ट होठों को अपने होठों से छुआ था। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि वो क्या सोच रहा है, वो अपने आप से बोला, ये क्या सोच रहा है आरंभ? कंट्रोल योरसेल्फ। आरंभ अचानक से बोला, डोंट डू दैट। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।